हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड़ और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और एक क्लिनिकली यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे कौन सा ऐसा ब्लड टेस्ट है जिससे हम हार्ट फेलियर को असेसमेंट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स हमसे आके पूछते हैं कि साहब हार्ट फेलियर है, हार्ट का पंपिंग अच्छा नहीं है, सांस फूल रही है, कोई ऐसा ब्लड टेस्ट है जिससे हम जाँच कर सकें कि हार्ट का फेलियर हो रहा है या नहीं। इको में भी कई बार इक्विवोकल पिक्चर्स आते हैं, इको में भी कई बार डाउटफुल पिक्चर आता है, ईसीजी में भी कई बार क्लियर नहीं हो पाता पेशेंट को, लेकिन सांस फूल रही होती है। अब वो हार्ट रिलेटेड है या लंग्स रिलेटेड है या दोनों साथ में है, ये कैसे डिसाइड हो, किस चीज़ का कितना रोल है, कितना कंट्रीब्यूशन है, कैसे डिसाइड हो। तो इसलिए लोग कई बार हमसे पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा ब्लड टेस्ट आता है जिससे हमें डिफ्रेंशिएट कर सकें कि किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर हो रहा है या नहीं। इसका जवाब है, जो ब्लड टेस्ट इसके लिए आता है उसे एंटी प्रो बीएनपी या बीएनपी लेवल्स कहते हैं। ब्रेन नाट्रियोटिक पेप्टाइड इसका फुल फॉर्म है। इसका लेवल्स को अगर ब्लड में जांच किया जाए और उसका लेवल्स अगर एक निश्चित कट ऑफ से अगर ऊपर आता है तो हार्ट फेलियर को इंडिकेट करता है। अगर उस कट ऑफ से नीचे आता है तो डेफिनेटली आपको दूसरे कारणों को तलाश करना चाहिए कि उस व्यक्ति को जो सांस फूल रही है उसके और कारण हो सकते हैं। अगर बीच का जोन में आता है, यानी कि बहुत हाई भी नहीं बहुत लो भी नहीं, ग्रे जोन में आता है, तो फिर दोनों कारण हो सकते हैं आपको हार्ट फेलियर, और साथ में दूसरे कारणों को भी ढूंढना चाहिए, तलाश करना चाहिए और उनके लिए ट्रीटमेंट का प्लानिंग उस हिसाब से अकॉर्डिंगली प्लान करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे ब्रेन नाट्रियोटिक पेप्टाइड यानी एंटी प्रो बीएनपी लेवल्स के बारे में, यानी कि वो ब्लड टेस्ट जो हार्ट फेलियर को असेस करने में हमारी मदद करता है और हमें परफेक्ट डायग्नोसिस देता है कि व्यक्ति को जो सांस फूल रही है उसमें हार्ट फेलियर का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये हमें समझने में मदद करता है। ये टॉपिक आपके लिए इंटरेस्टिंग और क्लिनिकली यूजफुल होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा इसे एंड तक देखें। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है और फर्दर हम आपके लिए अच्छे और यूजफुल वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है एंटी प्रो बीएनपी लेवल्स के बारे में, यानी वो ब्लड टेस्ट जो हार्ट फेलियर के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली ब्रेन नाट्रियोटिक पेप्टाइड एक ऐसा एंजाइम है या एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा द्रव्य है जो ब्लड में निकलता है जब हार्ट पर खिंचाव होता है, हार्ट की मसल्स में यानी हार्ट की वेंट्रिकल्स में अगर खिंचाव होता है तो ये एक पेप्टाइड रिलीज़ होता है ब्लड में। ये पेप्टाइड का बेसिकली बॉडी में फंक्शन ये है कि ये खून को पतला करता है, क्लॉट्स बनने से रोकता है और यूरिन को बढ़ाता है, पेशाब को निकालता है। क्योंकि हार्ट फेलियर में हार्ट के स्ट्रेच होने का रीज़न क्या है कि बॉडी में ज़्यादा पानी भर गया, इसलिए हार्ट स्ट्रेच होता है। तो अगर ओवर स्ट्रेच्ड हार्ट है तो स्ट्रेच को कम करने के लिए बॉडी को एक्स्ट्रा पानी को निकालना पड़ेगा। पानी को निकालने के लिए बॉडी किडनी को स्टिमुलेट करेगा, इसके लिए यूरिन बढ़ाने वाले इंजेक्शन या यूरिन बढ़ाने वाली पदार्थों को बॉडी प्रोड्यूस करता है। ये पदार्थ जो बॉडी को प्रोड्यूस कर रहे हैं इस पेशाब को निकालने के लिए, वो ब्रेन नाट्रियोटिक पेप्टाइड है जो कि बॉडी में एक्सेसिव यूरिन को निकालती है और हार्ट के स्ट्रेच को कम करती है। ये इंजेक्टेबल फॉर्म में और मेडिसिन के फॉर्म में भी बीएनपी अवेलेबल है कि जिसमें हम किसी को अगर हार्ट फेलियर हो तो उसमें ट्रीटमेंट के फॉर्म में भी इसको यूज़ करते हैं। हालांकि ट्रीटमेंट के फॉर्म में जब इसको यूज़ करते हैं तो ये कॉस्टली ज़्यादा है, इफेक्टिव उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए रूटीनली इसको हार्ट फेलियर के मैनेजमेंट में यूज़ नहीं किया जाता। पर हाँ, इसको टेस्ट करने के लिए ज़रूर यूज़ किया जाता है और इसको इसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है कि पेशेंट जो थेरेपी दे रहे हैं उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, पेशेंट का बीएनपी लेवल्स कम हो रहा है कि नहीं, पेशेंट का लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस कैसा है, लॉन्ग टर्म कंडीशन में सुधार का गुंजाइश है कि नहीं है, दवा से कैसा रिस्पॉन्स हो रहा है पेशेंट का, ये सब चीज़ों को असेस करने के लिए भी बीएनपी लेवल्स को यूज़ किया जाता है। अगर हर एज के हिसाब से बात किया जाए तो अगर बीएनपी लेवल्स 100 से नीचे है तो उसे नॉर्मल माना जाता है, अगर उससे ज़्यादा है तो हार्ट फेलियर का इंडिकेटर है। अगर एज 50 से ज़्यादा है तो उसको पॉजिटिव तब माना जाता है जब उसका लेवल 450 से ज़्यादा हो। अगर एज 50 to 75 के आसपास है तो हार्ट फेलियर उसको तब माना जाता है जब बीएनपी लेवल्स 900 से ज़्यादा हो। और अगर 75 से भी ज़्यादा किसी की व्यक्ति की उम्र है तो उसमें एंटी प्रो बीएनपी लेवल्स का पॉजिटिव तब माना जाता है, उसका लेवल जब 1800 से ज़्यादा हो तब उसे पॉजिटिव माना जाता है और उसे सिग्निफिकेंट गिना जाता है। यूजली ये हार्ट फेलियर का बहुत श्योर शॉट मार्कर नहीं है, लेकिन हाँ कई बार ऐसे भी केसेस हमने देखे हैं कि फॉल्स पॉजिटिव भी आता है, तो उन चीज़ों को भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर किसी को अक्यूट हार्ट फेलियर है और हमें डायग्नोसिस करने में दिक्कत हो रही है तो ये बीएनपी लेवल्स हमें मदद करता है। क्लिनिकली क्योंकि ये टेस्ट कॉस्टली होता है, लगभग 1000-2000 जैसा इसका कॉस्ट होता है, इसलिए इसको हम तभी करते हैं जब ईसीजी और इको पर से डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा है। व्यक्ति को मान लीजिए चलने फिरने में सांस फूल रहा है, लेकिन आपको इको पर जजमेंट नहीं बन रहा कि व्यक्ति को हार्ट फेलियर की वजह से सांस फूल रहा है या लंग्स का प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है या
ब्लड टेस्ट वगैरह के हिसाब से, बाकी टेस्ट के हिसाब से, ईसीजी, ट्रेडमिल वगैरह के हिसाब से अगर निर्धारित नहीं हो पा रहा है कि ये व्यक्ति को जो सांस फूलने का प्रॉब्लम है वो हार्ट से रिलेटेड है या लंग से रिलेटेड है या खून से रिलेटेड है या स्टैमिना कम है इस वजह से है। ऑब्वियसली कई बार मिडिल एज के बाद ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो चलते फिरते कम है, उनका स्टैमिना कम हो जाता है, इसलिए भी सांस फूलती है। तो ये सब चीज़ों को डिफरेंशिएट करने में NT-proBNP लेवल्स हमारी मदद करते हैं। अगर NT-proBNP लेवल्स कट ऑफ से ज़्यादा है तो वो श्योरली इंडिकेट करेगा कि पेशेंट को हार्ट फेलियर है। हालांकि सिंगल मोस्ट ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि अगर ये पॉजिटिव आया तो आपने तुरंत हार्ट फेलियर डायग्नोज करके ट्रीटमेंट चालू कर दिया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉल्स पॉजिटिव्स भी आ सकते हैं, लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो एटलीस्ट ये सपोर्ट करता है आपकी डायग्नोसिस की जो अपने हार्ट फेलियर के लिए ट्रीटमेंट पेशेंट का चालू किया वो गलत नहीं है। और उसमें अगर आप पेशेंट को रिस्पॉन्स आता है थेरेपी का तो वो एक और अच्छा मार्कर हो जाएगा कि प्रूव करने को कि हमारा थेरेपी का लाइन्स सही है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे कंडीशंस भी होते हैं जहाँ NT-proBNP लेवल्स फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकता है, खासकर अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो पेप्टाइड है ये किडनी में ही डिसइंटीग्रेट और डिजेनरेट होता है। और अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है तो ये पेप्टाइड बिना हार्ट फेलियर के भी ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि नॉर्मली जितना हार्ट में बन रहा है वो भी बॉडी के लिए एक्सेस हो जाता है, क्योंकि किडनी उसको फिल्टर आउट नहीं कर पाती है। किसी को अगर बहुत सिवियर लंग डिजीज़ हो, लंग प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो, तो भी वो बैक प्रेशर क्रिएट करता है और हार्ट के राइट साइड के पोर्शन को डायलेट करता है, जिससे भी NT-proBNP लेवल ज़्यादा आ सकता है। किसी को लंग्स का बहुत सीवियर निमोनिया हो या लंग्स का बहुत सीवियर एस्थमा हो तो उसमें भी NT-proBNP लेवल्स पॉजिटिव आ सकता है। हार्ट अटैक अगर किसी को हृदय की नली का ब्लॉकेज हो तो उसकी वजह से भी कई बार हार्ट में स्ट्रेच हो सकता है और NT-proBNP लेवल्स उसमें भी पॉजिटिव कभी कभी आ सकता है, फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। और इसके अलावा एक एट्रियल फिब्रिलेशन है, किसी को अगर धबकारे की अनियमितता है तो वैसे में भी वेंट्रिकल स्ट्रेच होता है और NT-proBNP फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। किसी को अगर पहले से ही अगर हार्ट फेलियर है वैसे में भी पॉजिटिव आ सकता है। अगर पहले से ही हार्ट फेलियर है और अभी भी आपने टेस्ट किया तो भी पॉजिटिव आ रहा है तो सडन उसको जो है सांस फूल रही है वो हार्ट फेलियर की वजह से हुई है या कुछ और कारण से हुई है, आपको उसको फर्दर इवैल्यूएट करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि पहले जिसको हार्ट फेलियर हो उसको अब निमोनिया हो गया हो, इसकी वजह से सांस फूल रही हो। तो NT-proBNP लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई आते हैं तो सपोर्ट करेगा, थोड़ा बहुत हाई आता है तो आपको फिर से रिकन्सिडर करना पड़ेगा कि हार्ट फेलियर में अभी नया कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। और खासकर अगर किसी को नेसेटिराइड करके जो NT-proBNP सिंथेटिकली अवेलेबल रहता है अगर वो इंजेक्शन दिया गया हो तो भी NT-proBNP लेवल्स हाई आ सकते हैं। तो वैसे केसेस में भी आपको रीचेक करने की ज़रूरत है कि NT-proBNP लेवल्स कुछ ज़्यादा किसी और कारण से तो नहीं आया है। कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिसमें NT-proBNP लेवल्स फॉल्सली एलिवेट हो सकते हैं, जैसे कि किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, थायराइड बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो, स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा हो ब्लड में, कुछ रेयर ट्यूमर्स में भी ऐसा हो सकता है, ब्रेन का हेमरेज में भी ऐसा हो सकता है, लिवर डिजीज़ यानी सिरोसिस अगर किसी को हो तो भी ऐसा हो सकता है, बॉडी में अगर सीवियर इन्फेक्शन और सेप्सिस हो तो भी ये ऐसे एलिवेट हो सकता है, और कीमोथेरेपी पे अगर कोई पेशेंट हो यानी कैंसर के लिए मेडिसिन अगर किसी को चल रही है तो भी ये एंजाइम एलिवेट हो सकता है। ऐसे केसेस में वो हार्ट फेलियर की वजह से है या नहीं है आपको इको पर और दूसरे पैरामीटर्स के साथ इसको असेस करना पड़ता है। एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये सारी चीज़ें एक टैंडम वर्क करती हैं, एक साथ वर्क करती हैं। आप एक चीज़ को आइसोलेट करके नहीं देख सकते कि ECG में कुछ नहीं, इको में कुछ नहीं, लेकिन BNP लेवल पॉजिटिव आया तो हार्ट फेलियर हो गया, या उल्टा कि ECG इको में फाइंडिंग्स है BNP लेवल नॉर्मल आ गया तो हार्ट फेलियर नहीं है। ऐसा नहीं होता, हर चीज़ों को आपको साथ में क्लिनिकली कोरिलेट करके देखना पड़ता है। किसी एक सिंगल टेस्ट से आप सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये सारे टेस्ट को अगर आप एक साथ यूज़ करते हैं तो आपका बीमारी का डायग्नोस करने का सक्सेस रेशियो बढ़ जाता है। लेकिन आप एक सिंगल टेस्ट को या सिर्फ ECG को देख लिया, सिर्फ इको को देख लिया, सिर्फ एक्सरे को देख लिया या सिर्फ NT-proBNP को देख लिया तो दैट मे और मे नॉट बी सफिशिएंट। डायग्नोसिस गलत भी हो सकती है और आपको बाद में गलत लाइंस ऑफ ट्रीटमेंट अगर आपने पेशेंट को दिया तो पेशेंट को फ़ायदा होने के बदले नुकसान भी हो सकता है। मान लीजिए किसी को हार्ट फेलियर है और आपने लंग्स का ट्रीटमेंट दिया तो लंग्स का ट्रीटमेंट में आप ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह देंगे, स्टेरॉइड्स देंगे जो हार्ट पर नुकसान करेगा, हार्ट की गति और बढ़ा देगा। स्टेरॉइड से हार्ट में स्ट्रेस होगा, हार्ट फटने वगैरह का चांस बढ़ जाएगा, हीलिंग नहीं होगी। दूसरा, अगर किसी को लंग्स का डिजीज़ है और आपने हार्ट का ट्रीटमेंट दिया, आपने पेशाब बढ़ाने वाली दवाई दी, यूरिन बढ़ाने वाले इंजेक्शंस दिए तो वो किडनी फेलियर में चला जाएगा और लंग्स की बीमारी फिर भी सॉर्ट आउट नहीं होगी। तो इसलिए गलत लाइंस पर आप ट्रीट करोगे तो गलत ही रिजल्ट आएगा। आपको सारी चीज़ों को एक साथ यूज़ करना पड़ता है, नहीं ECG, इको, एक्सरे, आपकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स, आपके जजमेंट और साथ में NT-proBNP, अगर ये सारे चीज़ों को आप एक साथ में यूज़ करोगे तो डायग्नोसिस बनने का चांस थोड़ा बेटर रहेगा। इसके अलावा ट्रोपोनिन और D-डाइमर भी दो ऐसे मार्कर्स हैं जिसके बारे में हम सेपरेट वीडियोस करेंगे, जिनको भी अगर आप साथ में असेस करते हैं तो आपको पेशेंट की कंडीशन इवैल्यूएट करने में ज़्यादा मदद मिलेगी, ज़्यादा अच्छा डायग्नोसिस आप बना पाएंगे।
कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती है जिसमें हार्ट फेलियर होने के बाद भी NT-proBNP नेगेटिव आ सकता है, इसे फॉल्स नेगेटिव NT-proBNP लेवल्स कहते हैं। ऐसा मोटे लोगों यानी ओबीज लोगों में होता है, वाल्व की बीमारी वाले पेशेंट्स में होता है, किसी को सडन फ्लैश पल्मोनरी एडिमा हो यानी सडन पल्मोनरी एडिमा हो जाए और ब्लड में NT-proBNP लेवल्स आ ना पाए, उस टाइम पे सडनली आप चेक करोगे तो रिपोर्ट वैल्यूज़ नॉर्मल भी आ सकते हैं और पेशेंट को एक्चुअल में हार्ट फेलियर हो, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ फॉर्म्स ऑफ डिजीजेज जैसे हार्ट पर चारों तरफ जो झिल्ली होती है वो अगर सख्त हो जाए, जाड़ी हो जाए और पेरिकार्डियल कंस्ट्रिक्शन डेवलप हो जाए यानी हार्ट पर दबाव पड़ने लग जाए, तो वैसे में भी हार्ट फेलियर तो है, पेशेंट को सांस फूलेगी, पानी भरेगा, सब सिम्टम्स भी होगा, लेकिन NT-proBNP लेवल्स नॉर्मल आएगा क्योंकि इसमें वेंट्रिकल डायलेट नहीं हो रहा है, वेंट्रिकल कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, चारों तरफ से उस पर दबाव पड़ रहा है, तो वेंट्रिकल डायलेट होने से NT-proBNP लेवल्स बढ़ता है, पर कंस्ट्रिक्ट होगा तो नहीं बढ़ेगा ना। तो इसलिए अगर NT-proBNP लेवल्स ऐसे कंडीशन में हार्ट फेलियर होने के बावजूद भी फॉल्सली नेगेटिव आ सकता है। NT-proBNP वैसे ब्लड टेस्ट है, इसमें करने में ऐसे कोई खास रिस्क नहीं है, सिंपल ब्लड टेस्ट है, ब्लड सैंपल निकालते हैं और इसको करते हैं। अगर आपका पॉजिटिव NT-proBNP आ रहा है तो वही सारी चीज़ें आपको करनी है जो हार्ट फेलियर मैनेजमेंट में करते हैं। डेली एक्सरसाइज करना है, व्यसनों को कंट्रोल करना है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग अल्कोहल कम करना है, डेली वजन को कम करना है, स्ट्रेस को कम करना है, 150 मिनट्स पर वीक एक्सरसाइज करना है, 9 से 10 घंटे स्लीप रखना है। अगर किसी को हार्ट फेलियर है तो पेशाब बढ़ाने वाली दवाइयों को यूज़ करना है, कोई पेन किलर्स वगैरह को नहीं यूज़ करना है, BP शुगर अगर है तो उसे कंट्रोल करना है, किसी को नलियों का ब्लॉकेज है तो उसे ट्रीट करना है, अगर हार्ट फेलियर किसी को गति कम होने की वजह से हो रहा है तो पेसमेकर यूज़ करना है। तो कोई भी कारण से अगर किसी को हार्ट फेलियर है और NT-proBNP लेवल ज़्यादा आ रहा है तो आपको उस कारण जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हुआ है उसको कंट्रोल करने से NT-proBNP लेवल्स नॉर्मल आ जाएगा। ये सिंपल लॉजिक है, इसको फॉलो करना चाहिए। NT-proBNP लेवल्स को प्रोग्नोस्टिकेशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है कि अगर किसी को हार्ट फेलियर है, हमने एडमिशन के टाइम NT-proBNP लेवल किया और 10,000 आया और डिस्चार्ज के टाइम हमने देखा कि थेरेपी का रिस्पांस आ रहा है या नहीं, पेशेंट का कंडीशन सुधर रहा है कि नहीं, डिस्चार्ज कर सकते हैं कि नहीं, तो वो देखने के लिए NT-proBNP लेवल्स को हम रीचेक करते हैं। बाद में जब आर्नी वगैरह भी हम स्ट्रॉन्ग मेडिसिन भी स्टार्ट करते हैं तो भी पेशेंट का NT-proBNP लेवल्स डाउन हो रहा है या नहीं, वो भी हम चेक करके पेशेंट का लॉन्ग टर्म कंडीशन को असेस कर सकते हैं और पेशेंट का थेरेपी को रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं उसको भी हम असेस कर सकते हैं। तो बेसिकली डायग्नोस्टिक रोल तो है ही है, साथ में थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोग्नोस्टिक रोल भी है। बाकी मार्कर्स के साथ इसको इन टैंडम अगर साथ में यूज़ करें, इन कंजंक्शन यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। सिर्फ एक मार्कर के भरोसे अगर आप रहेंगे तो यूजली गलत रिजल्ट आएगा। इस टॉपिक में मैंने NT-proBNP लेवल्स के बारे में बात की। एक बेसिकली एक टेस्ट है जिससे हम हार्ट फेलियर को जजमेंट करते हैं, किस कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है, इसके ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स और ट्रू नेगेटिव फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स दोनों के बारे में हमने बात की। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते हैं ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़े, आपको इधर उधर डॉक्टर्स से और फ्रेंड्स और रिलेटिव से पूछना ना पड़े। ज़्यादातर लोग इस कंटेंट के लिए, इस तरह के कंटेंट के लिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और डॉक्टर्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से कई बार फ़ायदा होने के बदले नुकसान हो जाता है। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आपके कोई कमेंट सजेशंस या क्वेरीज़ हैं या फ्यूचर में कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं हम वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताएं। हम फ्यूचर में कोशिश करेंगे उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर सकें। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि इस टॉपिक को आपने एंड तक देखा और उम्मीद करूँगा कि जो मैं मैसेज कन्वे करना चाह रहा था वो आपको मिल गया और साधारण भाषा में मैंने इसको बात करने की कोशिश की तो आपको समझ भी आया होगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।